नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला जो शब्द आपके पास आ रहा है वो आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का होता है, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो सबसे पहले मन में जो क्वेश्चन बनता है वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान क्या है। नॉर्मली हमें पता है कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी देश का। किसी भी देश का जो सबसे बड़ा सरकारी दस्तावेज़ है वो उस देश का संविधान होता है, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन इसे अगर हम और ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझें तो सबसे पहले देखिए हम इसे किस प्रकार से कह सकते हैं। संविधान क्या है? यह देश का सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन में देश की मूल भावनाएं छुपी हुई होती हैं। बेसिक इमोशन और बेसिक फीचर जो है किसी भी देश के, उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। बेसिक इमोशन और बेसिक फीचर का मीनिंग क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, आपने बहुत बार शब्द सुना होगा, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, भारत गणतंत्र है, भारत सेक्युलर है। ये तो आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा चलता है। भारत सोशलिज्म है, समाजवाद को अपनाता है। कैसा समाजवाद है दैट इज़ डिफरेंट थिंग। सेकुलरिज्म अपनाता है, कैसा सेकुलरिज्म है वो अलग है। लेकिन बेसिक भावनाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी कि भारत एक डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिज्म, सेक्युलर कंट्री होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये फीचर हैं इंडिया, या जो हमारे देश का जो नेचर है, प्रकृति है, हम रिपब्लिक होंगे, गणतंत्र होंगे, हम सेक्युलर होंगे, हम डेमोक्रेट होंगे, ये सब किसने बताया? हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले देश का बेसिक फीचर होता है, देश के बेसिक इमोशन होते हैं। बेसिक इमोशन का मीनिंग यहाँ पे आ जाता है कि हम अपने देश में देश को क्या बनना देखना चाहते हैं। हमारे देश में हम किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। और यहीं पे इसी आधार पे इसे कहा जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। देश का सबसे बड़ा कानून है, देश का सबसे बड़ा कानून है। इसको इस तरीके से समझिए, मैं यूएसए का आपको एग्जांपल दूं या भारत का आपको एग्जांपल दूं। यूएसए के अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही जो है प्रेसिडेंट बने यूएसए के, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि लगभग 7 और 8 मुस्लिम कंट्रीज़ जो थे उनके नागरिकों को यूएसए आने पर प्रतिबंध लगा दिया कि आपके जो देश के नागरिक हैं वो यूएसए किसी भी कारण से घूमने या जॉब करने नहीं आ सकते हैं। उन्होंने ये कानून बना दिया। लेकिन यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया और क्या कहा कि हमारे देश यानी यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इस प्रकार का भेदभाव किया जाए कहीं भी, किसी भी व्यक्तियों के बीच। तो इट मीन्स जो कानून यूएसए के एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट ने बनाया, उस कानून को परखा गया कि उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है या नहीं देता है। अगर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं देता आपको इजाज़त, तो कोई भी सरकार कितने भी मेजॉरिटी में है आप वो काम नहीं कर सकते हैं। भारत की अगर मैं बात करूं, आपने अभी रिसेंटली देखा एनआरसी लागू हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट किया गया, सिटीजनशिप बिल में अमेंडमेंट किया गया, संविधान में संशोधन करके नागरिकता के कुछ प्रोविज़न चेंज किए गए। आपने देखा कुछ और धर्मों के आधार पर जो है यहाँ पे नागरिकता दी गई।
उसका पूरे देश में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ और अल्टीमेटली बात सुनवाई के लिए कहाँ चली गई? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखेगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये कानून बनाया है, ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सही है या गलत है। अगर लगा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त नहीं देता, आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस बिल को वहीं पे रिजेक्ट कर देगा। या ऐसा कोई भी कानून जो गवर्नमेंट बना रही है, वो कानून कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से सही होना चाहिए। संवैधानिक रूप से सही होना चाहिए का मीनिंग क्या जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनली राइट होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशनली राइट होना चाहिए का मीनिंग क्या गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त देता है आप वही कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको इजाज़त नहीं देता है तो आप भले ही गवर्नमेंट में हैं, आप एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन आप वो काम नहीं कर सकते हैं। यानी जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप होने चाहिए। इट मीन्स जो भी कानून हैं, जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं, वो लॉज किसके हिसाब से होने चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होने चाहिए। तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया फिर? सुप्रीम, सबसे बड़ा कानून हो गया। इससे बड़ा कोई कानून नहीं है। जो कानून है इसके अंतर्गत बनाया जाएगा और इसके अनुरूप बनना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा 2 एग्जाम्पल से। सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री का जो है सबसे बड़ा कानून है, सर्वोच्च कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक इमोशन होते हैं, बेसिक फीचर होते हैं कंट्री के, कि कंट्री का नेचर क्या है, कंट्री क्या करना चाहता है। सेकेंड, अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन के ही आधार पर देश की शासन व्यवस्था बनाई जाती है। देश की शासन व्यवस्था बनाई जाती है। आप किसी भी देश को देखें, हर देश की अपनी शासन व्यवस्था है। अगर मैं बात करूं कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है इंडिया में प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट का एक पार्ट हो गया प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउस हो गए, अपर हाउस इस राज्यसभा, लोअर हाउस इस लोकसभा। लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी होगी, मेजॉरिटी पार्टी से जो है एग्जीक्यूटिव निकल के आएगा। एग्जीक्यूटिव का जो रहेगा, एग्जीक्यूटिव होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जो अध्यक्ष होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा में जो है स्पीकर होगा। अपर हाउस राज्यसभा में जो है चेयरमैन होगा। चेयरमैन जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, शासन व्यवस्था इस प्रकार से रेगुलेट होगी। यूएसए में प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट का रोल क्या है। ब्रिटेन में क्राउन है, क्राउन के बाद पार्लियामेंट है। तो हर देश की जो ये शासन व्यवस्था है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि देश में शासन किस तरीके से किया जाएगा, देश में रूल रेगुलेशन कैसे होगा, वो उस देश का क्या कौन बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली डॉक्यूमेंट हो गया टू रेगुलेट द कंट्री। कंट्री को किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए वो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट कौन बता रहा है? कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तीसरी, संविधान शक्ति का मानचित्र है। कॉन्स्टिट्यूशन इज मैप ऑफ पावर, शक्तियों का मानचित्र है। अभी ऊपर वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया रेगुलेट द कंट्री। रेगुलेट द कंट्री ने कहा कि हमारे देश में पार्लियामेंट होगी, हमारे देश में प्रेसिडेंट होगा, हमारे देश में अपर हाउस होगा, लोअर हाउस होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी, हमारे देश में जुडिशरी होगी, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया। लेकिन साथ में कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज़ और आपको बता रहा है, एक बात और आपको बता रहा है कि किसके पास कौन सी पावर होगी, कौन किस पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास पावर कौन सी है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री क्या करेगी, लोकसभा क्या कर सकती है, अपर हाउस क्या कर सकता है, पार्लियामेंट किस प्रकार से बिल पास कर सकती है, स्टेट के पास क्या पावर्स रहेंगे। तो ये जो पावर्स डिवाइड की गई हैं, ये सारी की सारी पावर किसके द्वारा डिवाइड की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। पहले तो रेगुलेट किया गया कि भैया ये पोस्ट क्रिएट की गई है, भारत संघ में जो अध्यक्ष होगा, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया होगा, वो प्रेसिडेंट होगा। लेकिन साथ में पावर्स क्या होंगी प्रेसिडेंट की, वो भी बताई गई हैं। तो केवल भारत ही नहीं, हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले तो शासन व्यवस्था बना दी, और शासन व्यवस्था में कौन सी पावर किसके पास है, कौन क्या कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, यानी मैप ऑफ पावर भी कौन हो जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही हो जाता है। नेक्स्ट,
It shows logical relation between the man, society man and state and man. समाज में व्यक्ति, समाज और व्यक्ति, राज्य और व्यक्ति के बीच जो एक रिलेशन है उसको शो करता है, उसको बताता है। कैसे? मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे कहता है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं फ्री हूँ। तो क्या मैं टोटली फ्री हूँ? मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाज़त देता है। कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को इस बात की इजाज़त देता है कि आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, केवल उस चीज़ को छोड़ करके, उस काम को छोड़ करके जो कानून के अनुरूप बैन किया गया है या इलीगल है। इट मीन्स मैं गलत काम नहीं कर सकता हूँ, इलीगल काम नहीं कर सकता हूँ। उसके अलावा जो मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे इस बात की क्या दे रहा है? इजाज़त दे रहा है। लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशन जो मुझे पूरे तरीके से फ्री कह रहा है, जो कह रहा है आप जो चाहे वो करें, केवल जो है कानूनों में जिस चीज़ की बंदिश है उस काम को ना करें, वही कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को थोड़ा सा क्या देता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है कि आप आज़ाद हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपके साथ जो दूसरा सिटीजन है वो भी आज़ाद है। इट मीन्स मैं आज़ाद तो हूँ, लेकिन मैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा बिहेव करूँ, मेरा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, मेरी क्या जिम्मेदारी। मैं आज़ाद हूँ तो क्या मैं दूसरे व्यक्ति के साथ अनुचित व्यवहार करूँ? हालांकि वो कानूनों में कहीं पे मे भी हो सकता है कि बैन है, मे भी हो सकता है कि बैन नहीं है। तो मेरा व्यवहार क्या होना चाहिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। मैं फ्री हूँ, लेकिन सोसाइटी के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं समाज में क्या कर सकता हूँ? मैं अपने घर के अंदर क्या कर रहा हूँ, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं बाहर सड़क में घूम रहा हूँ, मैं आज़ाद हूँ, किस तरीके से मुझे घूमना चाहिए, मुझे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और सेम सोसाइटी और मैन टू मैन आपस में कैसा बिहेव होना चाहिए, सोसाइटी के साथ हमारा कैसा बिहेव होना चाहिए, स्टेट और मैन, राज्य मेरे साथ क्या कर सकता है और मेरा राज्य के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। गवर्नमेंट है, बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, सरकार है, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरे पास पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सिटीजन्स को जो पावर है नॉर्मल, वही मेरे पास है। इन अधिकारियों का मेरे साथ क्या व्यवहार होगा, यानी नॉर्मल कंडीशन में जब तक मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई क्राइम नहीं कर रहा हूँ, तब तक स्टेट मेरे साथ क्या कर सकता है। सरकार है, प्राइम मिनिस्टर है, मेजोरिटी में, मोदी जी इस समय फुल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट में है, लेकिन क्या वो मेरे साथ अनुचित व्यवहार कर सकते हैं? क्योंकि पूरी मशीनरी तो उनके पास है। तो राज्य मेरे साथ कैसे व्यवहार करेगा और मेरा राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये सारा का सारा किसके द्वारा बताया गया? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, आपको हम फ्री भी कह रहे हैं, आप आज़ाद भी हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैन टू मैन, आपस में सिटीजन्स या दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, समाज के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, सोसाइटी में आपको किस तरीके से रहना है, और स्टेट और मैन, राज्य और व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का सुंदर सा एक रिलेशन है, वो पूरा किसने बताया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है। और हमारे ही नहीं, अगेन हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं कहूँ, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, देखिए वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में आप ये कह सकते हैं, ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी है, लेकिन इंडिया के परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सोर्स ऑफ लॉज। भारत में संविधान कानूनों का स्रोत है। सोर्स ऑफ लॉज कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्ल्ड में सबसे लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, सबसे बड़ा संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? भारत का है। कारण क्या थे? जब हम साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आप फिलहाल जानें कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है।
भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग सभी चीज़ें जो है रिटन है। आर्टिकल 1 से लेकर के 395 A to Z जितना सोच सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जितना सोच सकती थी वो सारा जो है उन्होंने ऐड किया है। तो लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी कारण से जब सब कुछ ऐड कर दिया तो इस कारण से क्या हो गया, सोर्स ऑफ लॉज बन गया। सोर्स ऑफ लॉज कैसे बन गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़ी चीज़ें बताई। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा, देखिए सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि भैया भारत संघ में अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 17 ने कहा भारत संघ के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को बैन किया जाना चाहिए। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इस आधार पर पार्लियामेंट ने लॉ बनाए। लॉ क्या बना, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 1955। तो ये जो सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 1955 बना, किस आधार पे बना, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा ये काम होना चाहिए और उसके लिए पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, लॉज बना दिया। जगह जगह ऐसे एग्जाम्पल भरे हैं। जब हम आगे चलेंगे इस प्रकार के मैं आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल बताऊंगा। आपका रिजर्वेशन से लेकर के आपका अनटचेबिलिटी से लेकर के रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऐसे इशूज़ क्रिएट हुए हैं। राइट टू प्राइवेसी आपने अभी देखा है। राइट टू प्राइवेसी को जो है इसी साल जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़ाइन किया है अपने डिसीजन में। राइट टू प्राइवेसी क्या होगा, कैसे होगा। तो राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके लिए रूल गवर्नमेंट ने बनाया कि राइट टू प्राइवेसी वो किस हद तक रखा जाए। तो वो सारा किस आधार पे बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 बात करता था। आर्टिकल 21 जो आपको अधिकार दे रहा है उसके आधार पे जो है पार्लियामेंट ने क्या कर दिए, लॉज बना दिए। पार्लियामेंट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जो है फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन आपको दे दिया गया। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिनके आधार पर पार्लियामेंट ने बाद में क्या किए, एक्ट बनाए हैं, कानून बनाए हैं। इसीलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में एक लाइन और जोड़ी जाती है, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सोर्स ऑफ लॉज। कानून का भी क्या है, ये एक स्रोत है। तो आई थिंक बेसिकली आपको ये पता चल गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला है नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान जो लिखा हुआ नहीं है। अलिखित संविधान ब्रिटेन, आपको पता है सबसे पुरानी जो डेमोक्रेसी है वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने आधी दुनिया पे कब्जा रखा हुआ था। बाद में जो देश बने, मैक्सिमम देश जो बाद में बने हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा है उन्होंने, क्योंकि वो बाद में बने। लेकिन ब्रिटेन ऑलरेडी डेमोक्रेट था और ऑलरेडी वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, चलता रहा। यानी जो सिंपल रूल पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते थे, या आज के डेट में मैं भारत जैसे देशों में कहूँ लॉज, कानून, वही कानून वहाँ अपने आप में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कानून का ही रूप वहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ कहीं पे नहीं है। और ये कानून चलते रहे। यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या होंगे, डेवलप कॉन्स्टिट्यूशन, विकसित होंगे समय के साथ, परंपराओं के आधार पर विकसित होते गए। 1300 में जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो कानून बना दिया, 1400 में जिसकी ज़रूरत है वो रख दिया, जिसकी नहीं है वो हटा दिया। अगेन 1500, 16, 17, 18 ऑनवर्ड्स चल रहा है। कोई असेंबली नहीं बनी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट नहीं बना। जो लॉज बने जा रहे हैं वही लॉज, नॉन रिटन है कॉन्स्टिट्यूशन, वही लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में है। और यही कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, डेवलप कॉन्स्टिट्यूशन होता है। विकसित कॉन्स्टिट्यूशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही अधिकतर डेवलप कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, विकसित कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ब्रिटेन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जहां मैंने कहा मैक्सिमम कंट्री आज के देश में, आज के समय में ऐसे हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक आप यूएसए रख दें, लाइक आप इंडिया रख दें, भारत, अमेरिका, इन सब के कॉन्स्टिट्यूशन क्या हैं, रिटन हैं। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट मीन्स क्या है, लिखा गया है। लिखा गया है तो किसने लिखा होगा, बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई होगी। उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के बावजूद अपनाया गया, और अपनाने के बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। सिंपल देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया। इट मीन्स जो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या होंगे,
मेक एंड इनेक्ट, यानी ये जो है किसी पर्टिकुलर निर्मित और अधिनियमित कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाए गए और एक निश्चित डेट को जो है लागू किए गए। भारत का संविधान सभा के द्वारा लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने लिखा है और एक निश्चित डेट पे लागू हुआ है, इसलिए भारत का संविधान मेक और इनेक्ट है, निर्मित और अधिनियमित है। तो चार आप बहुत ईजिली समझ गए होंगे। अलिखित संविधान नॉन रिटन, जो सदियों से परंपराओं के आधार पर चले आ रहे हैं, और ये नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होंगे? डेवलप कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। जबकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नया देश क्रिएट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया देश के बेसिक फीचर वगैरह सारा बता रहा है। नया देश बना, आज़ाद हुआ, उस देश ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, तो लिखा हुआ हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया, एक निश्चित डेट को जो है लागू किया, तो साथ में क्या हो गया? मेक एंड इनेक्ट। तो आई थिंक नॉन रिटन, रिटन, डेवलप और मेक एंड इनेक्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। दो चीज़ हमारे पास, और ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रिटेन, रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज यूएसए। दोनों में बहुत सिंपल सा अंतर है। मैंने क्या कहा? यहाँ पे लॉज बने यानी कानून, और यही कानून काम किस चीज़ का कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का। यही कानून काम किस चीज़ का कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बनी, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो फ्लेक्सिबल और रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यही अंतर है। यानी पहली चीज़ क्या हो जाएगा? आसानी से अमेंडमेंट। 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला, आसानी से बदलाव हो जाता है। आसानी से बदलाव हो जाता है यानी सामान्य प्रक्रिया के द्वारा। सामान्य प्रक्रिया, कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल जो प्रक्रिया, एक साधारण बहुमत से जो एक सामान्य बिल पास होता है, सामान्य प्रक्रिया यानी साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होता है। और जो नॉर्मल लॉज हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, संविधान में संशोधन है, उन दोनों की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो एक है। 3 पॉइंट को ध्यान में रखिए। फ्लेक्सिबल, लचीला, ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में क्यों है? परंपराओं पे आधारित डेवलप कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉन रिटन है, सामान्य कानून ही वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रहे हैं, यानी सामान्य कानून कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रहे हैं। तो सामान्य कानूनों को आसानी से बदला जा सकता है। कैसे? सामान्य बहुमत से, साधारण प्रक्रिया से। लेजिस्लेटिव अपने हिसाब से बदल देगी। तो पहला हो गया आसानी से बदलाव, इजीली चेंज किया जा सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल, सामान्य प्रक्रिया द्वारा जो है साधारण बहुमत से चेंज किया जा सकता है। और जो सामान्य कानून है और संविधान संशोधन है, दोनों को चेंज करने की प्रक्रिया एक ही है। इसका अपोजिट हो जाएगा कहाँ? रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए में। यानी रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान, आसानी से बदलाव नहीं होगा। सामान्य प्रक्रिया यानी सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से बदलाव नहीं होगा। क्या चाहिए? विशेष बहुमत। क्लियर? एंड थर्ड, सामान्य जो नियम है, सामान्य जो कानून है और जो संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, दोनों की प्रक्रिया क्या होगी? अलग अलग। यानी इसे तो हम कहेंगे नॉर्मल बिल, लेकिन इसे कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। दो अलग अलग नाम। एक हो गया नॉर्मल बिल, यहाँ दोनों नॉर्मल बिल हैं। यहाँ एक हो गया नॉर्मल बिल, कानून चेंज हो रहा है, और यहाँ हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो यानी दोनों प्रक्रिया क्या हैं? अलग अलग हैं। तो आसानी से बदलाव, साधारण बहुमत से बदलाव, सामान्य नियम कानून और संविधान संशोधन की एक ही प्रक्रिया, यानी हमारा संविधान लचीला है। आसानी से बदलाव नहीं हो सकता है, विशेष बहुमत से ही बदलाव होगा। साधारण कानून और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अलग अलग होगी, यानी हमारा संविधान कठोर है। तो ब्रिटेन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत ने बोथ। हम कहते हैं हमारा संविधान, भारतीय संविधान लचीला तथा कठोर है, फ्लेक्सिबल भी है और रिज्ड भी है। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे संविधान में
आर्टिकल 1 to 395 में अगर मैं बात करूँ, आर्टिकल 1 to 395 22 पार्ट एंड 12 शेड्यूल, 12 अनुसूचियाँ हैं। इनमें से आगे आप देखेंगे कुछ एक बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जो साधारण प्रक्रिया से हो जाते हैं, साधारण बहुमत से। आर्टिकल 2 और 3 में चेंज करना है, यानी आर्टिकल 2 और 3 बात करता है पार्लियामेंट नए स्टेट को क्रिएट करे, नए स्टेट को बनाए, एडमिट करे। तो अगर इसमें बदलाव करना है तो साधारण बहुमत से हो जाएगा, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल। लेकिन सेंटर स्टेट रिलेशन या आपका जो है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन, ये अगर चेंज करने हैं तो आपको विशेष बहुमत चाहिए और प्रक्रिया दोनों अलग अलग होंगी। इट मीन्स रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम बहुत डिटेल से, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास आगे आएंगे। तो भारत का संविधान फ्लेक्सिबल और रिज्ड दोनों है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।